हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन में। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम यूनिट 5 का चैप्टर 3 पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हमारा आज का क्वेश्चन है, हर्ट्ज का प्रयोग निम्न बिंदुओं पर समझाइए। चित्र, संरचना, कार्यविधि। हर्ट्ज नामक वैज्ञानिक ने एक प्रयोग किया है विद्युत चुम्बकीय तरंगों से संबंधित। ठीक, तो उसके बारे में हमें आज पढ़ना है। तो हेडिंग बनाएंगे हर्ट्ज का प्रयोग। लिखेंगे, सर्वप्रथम वैज्ञानिक हर्ट्ज ने सन 1888 में विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रायोगिक पुष्टि के लिए एक प्रयोग किया जिसे हर्ट्ज का प्रयोग कहते हैं। ठीक, विद्युत चुम्बकीय तरंगों की पुष्टि के लिए किया था। तो इसके बाद इसका आएगा डायग्राम। तो ये इसका डायग्राम है। इसमें एक प्रेरण कुंडली होती है। C1 C2 धातु की दो प्लेटें होती हैं और ये P1 P2 ये क्या होते हैं, गोले। ठीक, और ये D संसूचक लगा होता है जिसकी सहायता से हम विद्युत चुम्बकीय तरंगों की उपस्थिति का पता लगाते हैं। ठीक, तो इस डायग्राम को आप यहाँ से बना लें। इसके बाद हेडिंग आती है संरचना। तो संरचना में लिखेंगे, इस प्रयोग में C1 C2 धातु की दो प्लेटें होती हैं जो पीतल के छड़ों द्वारा तांबे के गोलों P1 व P2 से जुड़ी होती हैं तथा इन गोलों के मध्य कुछ रिक्त स्थान होता है तथा इन गोलों के मध्य विभवांतर लगाने के लिए एक प्रेरण कुंडली लगी होती है एवं तांबे के गोलों से कुछ दूरी पर एक संसूचक डी रखा होता है। जो चित्र में दिख रहा है वही हमने यहाँ पर संरचना में लिख दिया। इसके बाद आती है इसकी कार्यविधि। तो लिखेंगे, जब प्रेरण कुंडली की सहायता से धातुओं की प्लेटों के मध्य उच्च विभवांतर, जो प्लेट हैं C1 C2 उनके मध्य उच्च विभवांतर लगाते हैं तो यह प्लेटें आयनित हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आयनित। तथा इनके साथ जुड़े तांबे के गोले P1 P2 भी आवेशित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? आवेशित। ठीक, तथा उच्च विभवांतर के कारण इन गोलों के मध्य की वायु, अब जो प्लेटों के मध्य जो गोले हैं P1 P2 उनके बीच में कुछ गैप है, वहाँ पर वायु है तो वायु क्या हो जाती है? आयनित। क्या हो जाती है? आयनित। ठीक, जिससे रिक्त स्थान में विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न हो जाती हैं जिनकी उपस्थिति का पता कुछ दूरी पर रखे संसूचक की सहायता से लगाया जा सकता है। हर्ट्ज ने इस प्रयोग द्वारा सर्वप्रथम 5 मीटर, कितनी 5 मीटर की दूरी तक विद्युत चुम्बकीय तरंगों को प्रसारित किया। ध्यान रखना, 5 मीटर ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बॉस का प्रयोग एवं मार्कोनी का प्रयोग समझाइए। बॉस का प्रयोग एवं मार्कोनी का प्रयोग क्या है? तो हेडिंग बनाएंगे पहले, बॉस का प्रयोग। जगदीश चंद्र बोस जी हमारे भारतीय वैज्ञानिक हैं। तो लिखेंगे, हर्ट्ज के प्रयोग के लगभग 7 वर्ष बाद यानी 1895 में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस ने अपनी प्रयोगशाला में तरंगदैर्घ्य 25 मिलीमीटर से 5 मिलीमीटर की विद्युत चुम्बकीय तरंगों उत्पन्न करने में सफलता प्राप्त की और इसके अलावा इन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों को 1.5 किलोमीटर की दूरी तक संचारित करने में सफलता प्राप्त की। ठीक, फिर इसके बाद आता है मार्कोनी का प्रयोग। तो मार्कोनी के जो प्रयोग है वो उन्होंने हर्ट्ज के प्रयोग में ही किया था। ठीक, उसके बाद इन्होंने क्या किया, मार्कोनी ने पहले हर्ट्ज ने किया, उसके बाद फिर मार्कोनी ने क्या किया, उसी प्रयोग में वैज्ञानिक मार्कोनी ने सन 1899 में हर्ट्ज के प्रयोग में निचली जो प्लेट थी, नीचे की सतह, नीचे की प्लेट थी उसको पृथ्वी से जोड़ दिया और ऊपरी प्लेट को एंटीने से जोड़ दिया। फिर इसके साथ उन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों को 50 किलोमीटर की दूरी तक प्रसारित कर दिया। इसे मार्कोनी का प्रयोग कहते हैं। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आता है रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल की भूमिका। तो हेडिंग बना लेंगे, आयन मंडल की भूमिका। आयन मंडल में ऊंचाई बढ़ने से वायु का घनत्व तेजी से घटता है। इस मंडल में निचली सतह की वायु अधिक होने से वह एक सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। अब आयन मंडल में वायु कम रहेगी तो ऊपर कम रहेगी, नीचे के मंडल में ज़्यादा रहेगी। नीचे की जो वायु है वो अधिक है तो सघन माध्यम की तरह कार्य करती है। ठीक है, तथा ऊपरी सतह की जो वायु है उसका घनत्व कम होने से वह विरल माध्यम की तरह कार्य करती है। जब रेडियो तरंगें
आयन मंडल में प्रवेश करती हैं, किसमें, आयन मंडल में प्रवेश करती हैं, तब इन रेडियो तरंगों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक, जिससे ये तरंगें पुनः पृथ्वी पर वापस आ जाती हैं। इस प्रकार रेडियो तरंगों के प्रसारण में आयन मंडल की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, ठीक, ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, माध्यम के अपवर्तनांक व माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग में संबंध स्थापित कीजिए, ठीक, माध्यम में और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के वेग में संबंध बताना है, ठीक, निर्वात में और माध्यम में जो विद्युत चुम्बकीय वेग है उसका हमें अपवर्तनांक से क्या बताना, संबंध बताना है। तो हेडिंग बना लेंगे संबंध। माना कि माध्यम का अपवर्तनांक ईटा, इसे ईटा बोलते हैं, ठीक, व विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग किसमें, माध्यम में भी, और निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग सी है, तब माध्यम में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग भी बराबर होता है 1/√μ0 अब म्यू बराबर होता है μ0 μr और एप्सिलॉन बराबर होता है ε0 εr। दोनों के मान रख दिए, या करके μ0 और ε0 साथ में लिख लिया, μr और εr पीछे लिख दिए, अलग अलग कर लिया, दोनों को अलग अलग अंडर में लिख लिया। अब चूंकि 1/μ0 ε0 अंडर में होता है, इसका मान होता है c, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग, इसकी यहाँ पर सी लिख दिया, ये आ गया। अब यहाँ करके इसको यहाँ पहुँचा दिया, भी को बटे में ले आए, ठीक। अब चूंकि μ0 अंडर√μr εr बराबर होता है ईटा, माध्यम का अपवर्तनांक, तो ईटा बराबर c/v हो जाएगा, ये इसका संबंध है, ठीक। सी क्या है, निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग, और भी है माध्यम विद्युत चुम्बकीय तरंगों का वेग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल में कहाँ स्थित है, पृथ्वी पर जीवन में ओजोन परत की क्या भूमिका, क्यों आवश्यक है की बात है। तो लिखेंगे, ओजोन परत पृथ्वी की सतह से ऊपर 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। ओजोन परत की आवश्यकता, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरण हमारे जीवन के लिए अत्यधिक हानिकारक होती हैं। ये विकिरण कैंसर जैसे रोग उत्पन्न करती हैं। ओजोन परत इन हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर आने से रोक देती हैं, इसलिए पृथ्वी पर जीवन के लिए अस्तित्व के लिए ओजोन परत आवश्यक है, ठीक। तो ये हमारा चैप्टर अब कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अच्छे से स्टडी करते रहें, और जो भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।